नमस्कार दोस्तों, आप में से कई लोग इस पर्सन का नाम जानते होंगे, बर्नी मैडॉफ। 2008 के पहले अगर आप देखेंगे तो ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट रेस्पेक्टेबल पर्सन इन यूएस। इनफैक्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड काफी ज्यादा नाम था बर्नी मैडॉफ का, लेकिन 2008 के बाद कुछ ऐसी चीजें हुई जिसके बाद ही बिकेम द लीस्ट रेस्पेक्टेड पर्सन। यहां पर क्या हुआ था कि उसने एक पोंजी स्कीम चलाई थी, बहुत बड़ी, इतिहास की सबसे बड़ी पोंजी स्कीम बताई जाती है, जिसकी वजह से उसको 150 ईयर्स की जेल की सजा भी सुनाई गई थी। लेकिन अभी जस्ट क्या हुआ है कि उसकी मृत्यु हो गई है, तो इसी की वजह से यहां पर वापस से ये जो पूरा स्कीम है, जो बर्नी मैडॉफ है, वो न्यूज में आ गया था। तो यहां पर मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर कि ये एग्जैक्टली था क्या, पूरी हिस्ट्री क्या रही है, पोंजी स्कीम कैसे चलाया करता था और बहुत सारे लोग अफेक्ट हुए थे। तो काफी कुछ जानने को है आपको इस वीडियो में। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और जैसा कि आपको पता है यूपीएससी के एग्जाम्स आने वाले हैं, अगर आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो 2021, 22, 23 के लिए, आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको कॉम्प्रिहेंसिव वे में स्टैटिक, करंट, हर एक चीज एक जगह उपलब्ध करा दिया जाता है। तो चलिए देखते हैं एग्जैक्टली यहां पर क्या हुआ है। तो ये जो बर्नी मैडॉफ है, जिसको 150 ईयर्स की सजा सुनाई गई थी फॉर वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट डिवास्टेटिंग पोंजी स्कीम, मैं आपको बताऊंगा आगे इसके बारे में। तो वेडनेसडे को ही इसकी मृत्यु हो जाती है। कहां पर? प्रिजन हॉस्पिटल पर। तो ऑलरेडी ये प्रिजन के अंदर था, क्योंकि बीमार वगैरह था, तो प्रिजन हॉस्पिटल में यूएस के अंदर इसकी वहीं पर मृत्यु हो गई। हालत ज्यादा खराब हो गई थी। बताया जाता है कि ये जो पूरा स्कैम है करीब $65 बिलियन, कैन यू इमेजिन, $65 बिलियन। अगर मैं रूपी टर्म्स में बताऊं आज के एक्सचेंज रेट के हिसाब से, तो करीब 5 लाख के आसपास आई थिंक बनेगा, देख लीजिएगा, लेकिन 5 लाख के आसपास कुछ बनना चाहिए मेरे ख्याल से। तो बेसिकली ये एक ऐसी स्कीम लेकर आया था जिसके अंदर छोटे से छोटा लेवल का आदमी से लेकर जो बड़े लेवल तक पर्सन्स हैं, वो सभी अपना पैसा इसके स्कीम्स में लगाया करते थे। इसकी वजह से जब ये पूरा स्कैम सामने निकल कर आया 2008 के जो फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था, उसके बाद पता चला कि जो गरीब व्यक्ति है, अमीर व्यक्ति है, सभी, हर स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी में जो लोग हैं, वो इसकी वजह से इंपैक्ट हुए। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में, हु वॉज बर्नी मैडॉफ। तो 1938 में इसका जन्म होता है न्यूयॉर्क के अंदर। बेसिकली आपको याद होगा ईस्टर्न यूरोप से कई सारे जो फैमिलीज थी, लोग थे, वो माइग्रेट किए थे। सो ही वॉज काइंड ऑफ इमिग्रेंट फैमिली से बिलोंग करता था, वर्किंग क्लास फैमिली था, बहुत ही मध्यम वर्ग। और उसने अपने ब्रदर के साथ मिलकर काफी स्टार्टिंग के एज से ही स्टॉक ब्रोकिंग फर्म खोल ली थी। और यहां पर उसने पहले क्या किया था कि लाइफ गार्ड का काम किया था, कुछ ना कुछ काम किया था, उससे कुछ पैसे जुटाए थे। उसी पैसे से मिलकर अपने ब्रदर के साथ यहां पर उसने एक स्टॉक ब्रोकिंग फर्म खोली थी। स्टॉक ब्रोकिंग बेसिकली अगर आपको कोई शेयर्स वगैरह खरीदना है, बेचना है, तो उसके मदद करता था, एक ब्रोकर जो होता है ना, उस टाइप का। तो 1960s आते आते अब इसने क्या किया, पेनी स्टॉक्स में ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर दिया। पेनी स्टॉक्स क्या होता है कि वो स्टॉक जो जिसके प्राइसेस बहुत ही कम होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं, 10 रुपए, 20 रुपए, जैसे हमारे देश में अगर आप कंपेयर करो 20-30 रुपए, उसमें क्या होता है कि आपके पास लॉस लिमिटेड है। अगर आपने 10 रुपए वाला शेयर खरीदा है खूब सारा, तो आपका जाएगा तो सिर्फ 10 जाएगा, लेकिन कई बार हाई चांसेस होते हैं कि वो 50 हो जाएगा, 100 हो जाएगा, तो रिटर्न भी काफी अच्छा मिल जाता है। तो पेनी स्टॉक्स में उसने ट्रेडिंग करना यहां पर स्टार्ट कर दिया था और धीरे धीरे करके उसका जो पूरा बिजनेस है वो काफी ज्यादा प्रॉस्पर होता रहा। मतलब ऐसा माना जाता था कि सब कुछ लेजिटिमेट है, सब अच्छे से चल रहा है। फिर आगे चलकर अब वो क्या करता है कि वॉल स्ट्रीट के अंदर ही बिकेम द लार्जेस्ट मार्केट मेकर्स। मतलब कि जितने भी शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग की जाती थी, वो उसके फर्म के द्वारा की जाती थी, उसके फर्म के थ्रू की जाती थी। समझ में आ रहा है? तो एक सबसे बड़ा लार्जेस्ट मार्केट बन गया था उसका खुद का जो फर्म है। और इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, इसी की वजह से जो बर्नी मैडॉफ है, उसने कई सारे इंपॉर्टेंट स्टेप्स लिए थे, जैसे कि कंप्यूटराइज्ड ट्रेडिंग हो गया। पहले क्या था, सब कुछ पेपर वर्क पर चलता था। इनफैक्ट हिंदी सिनेमा में आपने देखा होगा कई बार कि शेयर्स के कागजात रखे हैं तिजोरी में, वहां से ले आओ। तो ये बेसिकली क्या था, सब कुछ पेपर पर हुआ करता था। अब तो क्या है कि यहां पर सेबी ने भी हमारे यहां पर डीमेटेरियलाइज्ड फॉर्म जो है उसको कंपलसरी कर दिया है, तो सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होता है। लेकिन ये जो कंप्यूटराइज्ड ट्रेडिंग की शुरुआत है यूएस के अंदर, वो इसी के द्वारा एक तरह से लाई गई थी, ऐसा बताया जाता है। सो ही वाज बेसिकली हाईली रिस्पेक्टेड पर्सन, एक्सपर्टाइज था इसके पास टेक्नोलॉजी से लेकर। इनफैक्ट नैस्डैक जो है ना, नैस्डैक आपने सुना होगा, जैसे हमारे यहां पर सेंसेक्स हो गया, वैसे ही जो नैस्डैक है वो टेक्नोलॉजी फर्म को रिप्रेजेंट करता है यूएस के अंदर, वहां की एक्सचेंज पर। मतलब जो आईटी सेक्टर से रिलेटेड स्टॉक्स हैं वो नैस्डैक के अंदर होते हैं। डाउ जोन्स के बारे में आपने सुना होगा। तो उसी प्रकार से जो नैस्डैक है वो उसी ने लॉन्च किया था, उसी ने हेल्प की थी लॉन्च करने में, और ही वाज काइंड ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक स्टॉक एक्सचेंज। इनफैक्ट बर्नी मैडॉफ ने तो यहां पर एक बार चेयरमैन भी रहे थे नैस्डैक के। तो
एक तरह से मैं बताऊं, कहने का बेसिक मतलब है कि उसने ऐसे ऐसे काम किए थे, काफी ज्यादा रेस्पेक्ट किया जा रहा था। इवन जो फेडरल रेगुलेटर होता है, मतलब हमारे देश के अंदर जो सेबी है, उसी प्रकार से वहां पर जो एजेंसी है वो भी एक तरह से एडवाइस लेती थी इनसे कि हमें क्या करना चाहिए, इस चीज को क्या देखना चाहिए। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो गया था पूरे, अगर हम स्टॉक एक्सचेंज की पूरी तरह से बात करें तो। आगे चलकर क्या होता है कि यहां पर उसका बिजनेस ग्रो होता गया, लेकिन ये जो पूरा बिजनेस था, आपको समझना है कि ये एक तरह का पोंजी स्कीम था। पोंजी स्कीम क्या होता है बेसिकली? बहुत ही सिंपल है। यहां पर एक कंपनी होती है, वो स्टार्टिंग में क्या करती है, कुछ लोगों को यहां पर रिटर्न देती थी। मतलब सपोज एक मोहल्ला है या फिर कोई एरिया है जहां पर 5-7 लोगों ने एक बार स्टार्टिंग में पैसा लगा दिया। कंपनी ने प्रॉमिस कर दिया कि हम आपको यहां पर, आप मुझे 1000 रुपए दो और इसको मैं 20% 30% रिटर्न करके दूंगा आपको, ठीक है। तो यहां पर उनसे पैसे लिए और इसको एक स्टार्टिंग में एक बार के लिए रुपए दे देते हैं। इसको देखते हुए इन 5-7 लोगों को ये लोग क्या करते हैं, और पब्लिसिटी करते हैं कि देखो हमें रुपए मिल गया, और लोग यहां पर पैसा लगाना स्टार्ट कर देते हैं। वेस्ट बंगाल के लोग तो हमारे देश में काफी अच्छे से जानते होंगे इस तरह की स्कीम क्या होती है। तो यहां पर क्या है बेसिकली कि बहुत सारे लोग फिर क्या है कि इससे जुड़ते जाते हैं। तो ये जो कंपनी है, ये जो पोंजी स्कीम चला रही होती है कोई कंपनी, वो क्या करती है कि जैसे जैसे और प्लेयर्स आते जाते हैं, नया पैसा आता जाता है कंपनी के पास, उसी पैसे को यहां पर रोटेट करते रहते हैं। वो पैसा क्या करते हैं, पिछले वाले जो क्लाइंट्स थे उनको रिटर्न में देते रहते हैं। पिछले वाले क्लाइंट्स को लगता है कि हमें तो बहुत अच्छा रिटर्न आता है, वो और लगाते हैं, इसको देखकर और लोग यहां पर पैसा लगाते हैं। मतलब एक तरह से वही पैसा क्या होता है, जो पैसा उसके पास आया होता है, उसका बड़ा पैसा ये लोग तो खुद पर खर्च कर लेते हैं, अपने लाइफस्टाइल पर खर्च कर लेते हैं, लेकिन उसका कुछ हिस्सा यहां पर वापस रिटर्न में दे देते हैं, ताकि लोगों को भरोसा बना रहे कि देखो हमें इतना अच्छा रिटर्न आ रहा है। तो बेसिकली क्या था कि ये जो बर्नी मैडॉफ है वो ये दिखाता था कि हम सिक्योरिटीज में डील करते हैं, स्टॉक्स को, बॉन्ड्स को, अलग अलग चीजों की बाइंग एंड सेलिंग करते हैं। वो ऐसा पब्लिक में परसेप्शन बना रखा था और कहता था कि आप हमें दीजिए और हमें पता है कि आपके पैसे को कैसे मैनेज करना है। और इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, बहुत लंबे समय तक उसने डबल डिजिट का रिटर्न दिया है। आप सोच के देखो, यूएस के अंदर डबल डिजिट का रिटर्न देना एक अपने आप में बड़ी बात होती है। वहां पर उतना अच्छा आप रिटर्न एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, जैसे कि वहां पर जो इंटरेस्ट रेट वगैरह है वो बहुत ज्यादा नीचे रहते हैं, जीरो के करीब रहते हैं। तो वहां पर डबल डिजिट में रिटर्न देना कस्टमर्स को, वो काफी ज्यादा खुश होने लगे। उनको भी अच्छा था कि वो लोग पैसा इसके अंदर लगाने लग गए थे। लेकिन अब आप समझिए, ये जो पोंजी स्कीम होती है वो कब फेल हो जाती है? फेल तब हो जाती है जब इकोनॉमी के अंदर कुछ स्लोडाउन आ जाता है, कुछ प्रॉब्लम आ जाता है। मतलब कि इस कंपनी को क्या चाहिए, ये कंपनी कब तक सस्टेन कर पाएगी? जब तक उसको फ्रेश पैसा यहां पर पब्लिक से मिलता रहेगा। जब तक मिलता रहेगा तब तक किसी को कुछ नहीं पता चलेगा, सब लोग सोचेंगे कि बहुत अच्छी कंपनी चल रही है। लेकिन जैसे ही इकोनॉमी के अंदर रिसेशन आता है, लोगों को लगता है कि उनके पास पैसा नहीं है, लोग इन्वेस्ट करना बंद कर देते हैं, और जब पैसा इस कंपनी के पास नहीं आएगा तो वो कंपनी फिर कहां से रिटर्न दे पाएगी? तो बेसिकली क्या हुआ था उसके बाद से, अगर आप देखोगे 1990s में कुछ रिसेशन आया था काफी बड़ा, उसमें इसको झेल लिया, ये किसी प्रकार से अपने आप को, कंपनी को ले गया। फिर 1998 में भी एक फाइनेंशियल क्राइसिस जैसी थोड़ी बहुत चीजें आई थी। 9/11 अटैक के बाद भी सेंसेक्स गिरा था। लेकिन इन सारी चीजों को वो यहां पर झेल लेता है और इसकी वजह से उसका रेपुटेशन और बढ़ जाता है। लोगों को लगता है देखो इतना सारा रिसेशन आया, उसके बाद भी हमको यहां पर इतना अच्छा रिटर्न दिया है बर्नी मैडॉफ ने, तो लोग इसको ऑनर करने लगते हैं, रिस्पेक्ट करने लगते हैं। वही मैं आपसे कह रहा था, 2008 के पहले आप देखोगे तो यहां पर लोगों के मन में बहुत ज्यादा इसके प्रति जो है सम्मान रहता है। लेकिन अब देखिए आगे क्या होता है। यहां पर 2008 का समय आ जाता है और 2008 आपको पता है वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट, आप कह सकते हो, ग्लोबल जो फाइनेंशियल क्राइसिस हमें देखने को मिला था नियर टर्म में। तो 2008 में एक काफी बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस आता है, जिसकी वजह से जो ये बर्नी मैडॉफ की फर्म थी उसको फ्रेश पैसा आना बंद हो गया। स्टिल लोग थोड़ा बहुत पैसा लगा रहे थे, लेकिन पैसा था नहीं वहां पर। स्पेशली अमेरिका के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा था, लोगों के नए इनकम सोर्स कम हो गए थे, जॉब चली गई थी। तो ऑब्वियस सी बात है कहां से लोग पैसा लगाएंगे। इनफैक्ट लोगों ने क्या किया कि अपना जो पैसा इस कंपनी के अंदर लगाए थे वो खूब सारा विड्रॉ करना स्टार्ट कर दिया। और आप देख सकते हो बाय नवंबर 2008 $12 बिलियन जो है ये आपका विड्रॉ कर लिया गया बर्नी मैडॉफ के फर्म से। लोगों ने कहा कि हमें अपना पैसा चाहिए क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं बचा है, जॉब चली गई है। और तब जाकर आप कह सकते हो कि यहां पर बर्नी मैडॉफ ने अभी भी पता नहीं चला था। उसने सबसे पहले अपने 2 बेटों को अपने बताया, कन्फेस किया कि जो मैं काम कर रहा हूं वो एक काफी बड़ा झूठ है, मैं यहां पर कोई भी सिक्योरिटीज वगैरह में चीजें नहीं करता हूं, जो मेरी लाइफस्टाइल है। और लाइफस्टाइल भी आप देखो, यहां पर उसने कई सारे घर ले रखे थे, मैनहट्टन, लॉन्ग आइलैंड, फ्लोरिडा, फ्रांस में भी आप देखोगे तो वो था। लग्जरियस लाइफ जीता था अपने वाइफ के साथ, प्राइवेट जेट्स थे इसके पास, बड़े बड़े शिप्स थे। तो फाइनली क्या होता है कि 2008 में जब अपने 2 बेटों को बताता है तो यहां पर वो लोग क्या करते हैं कि पुलिस को, अथॉरिटीज को इन्फॉर्म कर देते हैं। और फाइनली जाकर दिसंबर 2008 में मैनहट्टन के अंदर पेंट हाउस है, वहां से इसको अरेस्ट कर लिया जाता है। तब पता चलता है। तो जो स्केल ऑफ
स्कैम है, जब यहां पर कैलकुलेट किया जाता है, उसके स्टेटमेंट्स को निकाला जाता है, तब पता चलता है कि ये करीब $64.8 बिलियन, मैं ये स्टेटमेंट की बात कर रहा हूं, जो उसने प्रॉफिट वगैरह बताया था, फिक्शियस बना दिया ना, कोई प्रॉफिट तो था नहीं, बस पैसा आता था उसी को घुमाता रहता था। तो यहां पर $64.8 बिलियन, इतना बड़ा ये स्कैम बताया गया। और अभी तक अगर आप देखोगे, कोर्ट ने क्या किया था, ट्रस्टीज को अपॉइंट किया था कि उसके जो एसेट्स वगैरह हैं उसको बेच दो और रिकवर करने की कोशिश करो। तो अभी तक अराउंड $14 बिलियन जो है उतना ही रिकवर हो पाया है। और इसी की वजह से बताया जाता है कि जो वहां की रेगुलेटरी बॉडी है, जैसे हमारे यहां पर सेबी है, वहां पर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन SEC, उसके ऊपर अभी भी एक काफी बड़ा धब्बा है कि उसने 1992 से अगर आप देखोगे तो 6 बार बर्नी मैडॉफ की जो कंपनी है उसको ऑडिटिंग की थी, वहां पर जाकर डिटेक्ट करने की कोशिश की कि कुछ है तो नहीं, लेकिन वो लोग पकड़ नहीं पाए। 6 बार वो लोग नहीं पकड़ पाए कि बर्नी मैडॉफ यहां पर गलत काम कर रहा है। और इसकी वजह से ये सबसे बड़ा फेलियर बताया जाता है वहां के रेगुलेटरी जो एक्सचेंज है। फिर यहां पर क्या होता है, मार्च 2009 में जो मैडॉफ है वो आपका गिल्टी प्लीड कर देता है, मतलब एक्सेप्ट कर लेता है कि मैंने हाँ ये काम किया था एंड आई एम डीपली सॉरी एंड अशेम्ड, वो बोल देता है। इनफैक्ट पब्लिक का गुस्सा अगर आप समझो उस समय कितना ज्यादा होता है, इतने सारे लोगों का पैसा लगा हुआ था, लोगों ने अपनी मेहनत की कमाई उसके अंदर उस फॉर्म में डाली थी। तो जब वो कोर्ट ले जाया जाता था तब भी उसको बुलेट प्रूफ वेस्ट जो है जैकेट पहनाना पड़ता था कि कोई गोली ना चला दे। बहुत ज़्यादा गुस्सा था लोगों के अंदर जब ये सारी चीज़ें क्योंकि आप खुद सोचो कि आप किसी को बहुत ज़्यादा मानते हो, आइडल हो, आपको लगता हो कि वो कभी गलत करेगा ही नहीं, और तब इस तरह की चीज़ें आती हैं तो लोग और ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। फिर ये पूरा केस चलता है तो यहाँ पर जो कोर्ट है इसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इविल बताता है और कहता है कि मैक्सिमम पॉसिबल जो पनिशमेंट दिया जा सकता है इट इज़ 150 ईयर्स। तो अब 150 ईयर्स बोलने के लिए कोई इंसान तो जिंदा रहता नहीं है, तो एक तरह से लाइफ टाइम के लिए उसका पूरा पनिशमेंट कर दिया गया। उसकी जितनी भी पर्सनल प्रॉपर्टी है, सब कुछ इन्वेस्टमेंट, उससे भी करीब 80 मिलियन एक्स्ट्रा जो डॉलर है वो आपका निकल कर आता है। उसके ब्रदर को भी 2012 में 10 साल के लिए जेल में डाल दिया जाता है। और पिछले साल मैं आपको बताऊं, जब 11 साल उसने जेल में गुजार दिया मैडॉफ ने, तो 2020 की बात है, यहां पर काफी न्यूज में भी रहा था ये, वो कोर्ट से ये कह रहा था कि मुझे हेल्थ प्रॉब्लम काफी ज्यादा हो रही है। उसने वॉशिंगटन पोस्ट को इंटरव्यू भी दिया था और उसने कहा था कि मैं बहुत ज्यादा बीमार हूं और मेरा जो डिजीज है वो क्योर नहीं हो सकता, इसकी वजह से मुझे छोड़ देना चाहिए, मैंने ऑलरेडी बहुत ज्यादा सफर कर लिया है, तो जरूरत है कि मुझे आप लोग छोड़ दो। लेकिन यहां पर जो जज है, इनफैक्ट वही जज जिसने यहां पर बर्नी मैडॉफ को सजा सुनाई थी, उसने यहां पर बोल दिया, उसने उसका जो रिक्वेस्ट है उसको जो है डिनाई कर दिया, कहा कि ये आपका जो सेंटेंस है ये वो आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा, हम आपको यहां पर बेल नहीं दे रहे हैं। तो फाइनली ये पूरा केस था। और जहां तक विक्टिम्स की बात है, मैं बार बार यही फोकस कर रहा हूं, विक्टिम्स जो थे वो पूरे हर स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी में आपको देखने को मिलेंगे। इनफैक्ट मिनिमम बताया जाता है कि एटलीस्ट 2 लोगों ने तो अपनी आत्महत्या कर ली थी, अब बाकी कोई किया होगा नहीं किया होगा वो एक अलग चीज है, लेकिन 2 लोगों का तो कंफर्म था कि यहां पर उसके स्कैम की वजह से लोगों ने आत्महत्या कर ली, क्योंकि उनका काफी ज्यादा बड़ा लॉस हुआ था। इनफैक्ट जो उसका सन है मार्क, उसने तो अपने आप को सुसाइड कर लिया था, एक जो बेटा है उसका 2010 में, और एंड्रयू जो है वो कैंसर की वजह से मर गया। उसका भी कहना था कि मुझे इतना ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा था इन सारी चीज़ों को देखकर, मुझे ये कैंसर हो गया, और उसकी भी मृत्यु हो जाती है 48 ईयर्स के अंदर ही। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक फॉर्मर इन्वेस्टर था जो इसके कंपनी में इन्वेस्ट करता था, वो इन्वेस्टर का आप देखिए बयान, देखिए क्या लिखा है, ही स्टोल फ्रॉम द रिच, ही स्टोल फ्रॉम द पुअर, ही स्टोल फ्रॉम द इन बिटवीन। जितने भी लोग थे, चाहे पुअर हो रिच हो कोई भी हो, ही हैड नो वैल्यूज, ही चीटेड हिज विक्टिम्स आउट ऑफ देयर मनी, सो ही एंड हिज वाइफ कुड लिव अ लाइफ ऑफ लग्जरी बियॉन्ड लाइफ। तो ये भी एक स्टोरी था, काफ़ी मतलब चर्चित रहा है। आई एम श्योर कि मैं चाहता था कि आप सब लोग इसके बारे में जानें, अगर किसी को नहीं पता हो तो ये पूरा था आपका इतिहास का सबसे बड़ा जो पोंजी स्कीम था उसके बारे में। और जाने से पहले बहुत ही इंटरेस्टिंग आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया हूं। 2017 में आरबीआई का एक गाइडलाइंस आया था। सपोज मैं कहता हूं कि आपका कोई क्रेडिट कार्ड है, ठीक है, क्रेडिट कार्ड है आपका, और कोई किसी ने यहां पर 2 लाख की उसमें से चोरी कर ली, कहीं स्पेंड कर दिया 2 लाख रुपए आपके क्रेडिट कार्ड से, तो ये तो फ्रॉड हुआ है, ये प्रूव हो गया कि ये फ्रॉड हुआ है। तो आप कितना मैक्सिमम लायबल होगे आरबीआई के गाइडलाइंस के हिसाब से? 10,000, 50,000, 1 लाख, या फिर जितना भी अमाउंट है वो आपको पूरा पे करना पड़ेगा। क्या आपको पता है इसके बारे में? इसका जो राइट आंसर है आपको मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। अगर आप इंस्टा पे नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी आप इसका राइट आंसर ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहाँ पर डालता रहता हूँ स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।